बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। इससे पहले जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज है मैटर की उसको डिस्कस कर चुके हुए हैं। आज के सेशन में हम एक मैटर थर्मली किस तरह से बिहेव करता है, थर्मल चेंजेस आने पर किस तरह से बिहेव करता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो थर्मोडायनामिक्स है, यानी कि स्टडी ऑफ थर्मल टेम्परेचर या टेम्परेचर के चेंजेस इन अदर फॉर्म। ये इसकी स्टडी 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो गई थी जब साइंटिस्ट ने फर्स्ट एवर स्टीम इंजन डेवलप किया था। तो स्टीम इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो टेम्परेचर को एक फॉर्म से उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, जो इस्तेमाल होता रहा ट्रेन फैक्ट्रीज को पावर करने के लिए, कोल माइन में एयर को या वाटर को पंप करने के लिए इस्तेमाल होता रहा। उसके बाद 19th सेंचुरी में इसकी मजीद एडवांसमेंट हुई जब इसको थर्मोडायनेमिक्स को या इसकी जो प्रॉपर्टीज थी किसी मटेरियल की, उसको उसकी इंटरनल मॉलिक्यूल्स की मोशन के साथ एसोसिएट किया। जिस तरह इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर डिस्कवर हुआ, उसके साथ साथ उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इमोशन के साथ जब ये चीज़ें एसोसिएट हुई तो 19th सेंचुरी में थर्मोडायनामिक्स की जो रिसर्च है वो मज़ीद आगे बढ़ी है। तो अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि थर्मोडायनामिक्स में जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, कौन कौन से लॉ हैं जो इसको गवर्न करते हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो हम उसको डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस कहते हैं कि कोई जिस्म जो है वो कितना ठंडा या गर्म है, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। अब इस डिग्री ऑफ कोल्डनेस या हॉटनेस को हम 3 स्केल्स में जो मेजर करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। अब मजीद इसको समझने के लिए हम टेम्परेचर के इस कॉन्सेप्ट को रेफर करेंगे विद द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें क्या सजेस्ट करती है कि जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं, कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं। तो वो जो मोशन है वो असल में उस मैटर की इंटरनल एनर्जी कहलाती है। तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स होती है एक बॉडी की, वो भी टेम्परेचर ही डिफाइन करती है कि किसी बॉडी का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उसकी इंटरनल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, वैसे ही उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशंस भी चेंज होती जाती हैं। अब इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर से क्या ताल्लुक है उसको जरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें गैसेस की तो सिंगल जो मोनोटॉमिक गैसेस है, सिंगल एटम वाली गैसेस हैं, जब ये मूव करते हैं रैंडमली तो ये एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं और जो वॉल ऑफ कंटेनर्स है उसके साथ भी टकराते हैं। अगर अब इस सूरत हाल में इस एटम के अंदर सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, बट जो मॉलिक्यूल्स हैं जो एक से ज़्यादा एटम से बने होते हैं, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल इन 2 मॉलिक्यूल से बने, अब इनके अंदर जो है वो स्ट्रेचिंग भी हो सकती है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और स्पिन भी हो सकते हैं। दैट मीन कि इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो रोटेशनल भी होगी, वो वाइब्रेशनल भी होगी और वो ट्रांसलेशनल भी होगी। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, वो वाइब्रेशनल, रोटेशनल और जो ट्रांसलेशनल है उनका सम होगी, उनका कलेक्टिव होगी। इस तरह गैसेस मॉलिक्यूल्स की, इसके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की बात करें, वो भी फ्री टू मूव होते हैं बट वो किसी कंटेनर के अंदर कन्फाइन होते हैं, अपनी सर्विस के अंदर कन्फाइन होते हैं। तो लिक्विड की बात करें तो उनके मॉलिक्यूल्स में आपस में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन भी होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर। इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी स्टोर होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर वो उनके बॉन्ड के अंदर होती है। अब सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के जो एटम है वो जिगल करते हैं रादर देन मूव अराउंड, वो अपनी एक ही पोजीशन पर रहते हुए उसको थोड़ा जिगल करते हैं। तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसके अंदर उनकी जो मोशन के अंदर होती है। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उनकी वो जो मोशन का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाता है और एज अ रिजल्ट जो सॉलिड है उसकी टोटल जो इंटरनल एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं जी हीट को। अब हीट क्या है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप कुछ एग्जांपल को पहले समझें कि फॉर एग्जांपल आप एक मेटल रॉड लेते हैं और उस मेटल रॉड के एक सिरे को अगर आप आग में या किसी फ्लेम में रख दें तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद
उस मेटल का जो रॉड है उसका दूसरा सिरा जब वो गर्म हो चुका हुआ है। इस तरह कोई केटल है, आप उस केटल के अंदर पानी डाल के उस केटल को आग के ऊपर रख दें, फ्लेम्स के ऊपर रख दें, तो कुछ देर के बाद उसका जो पानी है वो वार्म होगा और इवेंचुअली वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कुछ तो ऐसा है जो उन दो बॉडीज को, यानी कि जो फ्लेम है वो हॉटर बॉडी है, केटल जो है वो कोल्डर बॉडी है, तो कुछ ना कुछ ट्रांसफर हुआ है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ। ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बाय थर्मल कांटेक्ट, इसको हम हीट कहते हैं। हीट इज द थर्मल एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी। यानी कि जब हम रॉड रखते हैं तो उसका जो एक सिरा जो हमने आग में रखा हुआ वहां से कोई ना कोई हीट जो है, कोई ना कोई थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है उसकी कोल्डर साइड पर, जिसको हम हीट कहते हैं। अब यहां पर होता यह है कि जब हम किसी हॉट और कोल्ड बॉडी को थर्मल कांटेक्ट में लेके आते हैं तो हॉटर बॉडी से जो थर्मल एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी कोल्डर बॉडी की तरफ। अब हॉटर बॉडी जो है वो थर्मल एनर्जी को लूज करेगा, जबकि जो कोल्डर बॉडी है वो थर्मल एनर्जी को गेन करेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर जो वो सेम हो जाएगा। इस कंडीशन को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब उन दोनों बॉडीज का जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाएगा, एट दैट पॉइंट हम इसको कहेंगे कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाती है, थर्मल इक्विलिब्रियम होगी। अच्छा जी, अब हम जरा डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं कि टेम्परेचर, हीट और इंटरनल जो एनर्जी है उसमें क्या फर्क है। तो अगर हम काइनेटिक थ्योरी को डिस्कस करें, जैसे कि हम बात कर चुके, तो इन तीनों में क्लियर डिफरेंस है। जो टेम्परेचर है वो मेजर होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, कि किसी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी हम उसको उसका टेम्परेचर कहते हैं। और जबकि जो इंटरनल एनर्जी है वो होती है टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल विद इन द ऑब्जेक्ट, कि पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, पूरे मैटर के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की जो इंटरनल एनर्जी है उसको हम कंबाइन कर दें, वो उस मटेरियल की इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। इसी तरह जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू एन अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर, इसको हम हीट कहते हैं। तो यहां पर हमें क्लियर डिफरेंस पता चल जाता है। टेम्परेचर जो है वो एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है, जबकि जो इंटरनल एनर्जी है वो पूरे मैटर की जो मॉलिक्यूल्स हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी है। और हीट जो है वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं जी। अब हम बात करते हैं हीट की मेजरमेंट की। तो हीट की मेजरमेंट या जो टेम्परेचर की मेजरमेंट है उसके लिए बेसिकली 3 स्केल्स हैं। तो साइंस की वो ब्रांच, फिजिक्स की वो ब्रांच जो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को डील करती है उसको हम थर्मोमेट्री कहते हैं, जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स या डिफरेंट स्केल्स जो है उनको डेवलप करती है जो इस्तेमाल होते हैं टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए। नॉर्मली हम एक हाथ के जरिए भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप हाथ है उसको ठंडे पानी में डालें या गर्म पानी में डालें तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह कौन सा जो पानी है वो गर्म है या ठंडा है या दरमियाना है। बट हमारे हाथ की एक लिमिट है, हम ज्यादा गर्म पानी या बहुत ज्यादा ठंडे पानी को अपने हाथ से महसूस नहीं कर सकते। इसी तरह हम हाथ से एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि कोई वाटर जो है या कोई ऑब्जेक्ट जो वो कितना गर्म या कितना ठंडा है। तो इस काम के लिए जो साइंटिस्ट ने कुछ स्केल डेवलप किए हैं। स्केल किस तरह डेवलप किए गए हैं? वो डेवलप किए गए हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के ऊपर। अब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या है? अब थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है, अब हर मटेरियल अपॉन हीटिंग, जब किसी मटेरियल को हीट किया जाता है तो उसका जो रिस्पॉन्ड है वो डिफरेंट होता है। कुछ मटेरियल्स हैं वो एक्सपैंड करते हैं, कुछ बर्न आउट हो जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं, कुछ मेल्ट हो जाते हैं। तो इन्हीं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए साइंटिस्ट ने स्केल्स या इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए हुए हैं। यूजुअली जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज की जाती है वो थर्मल एक्सपेंशन है, यानी कि मटेरियल की थर्मल एक्सपेंशन है। अपॉन हीटिंग जो मटेरियल एक्सपैंड हो जाता है, उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने थर्मोमीटर्स या टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस बनाई हैं जो नेचुरली उस मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है।
अब अमूमन जो हम ली जाती है वो थर्मल एक्सपेंशन को इस प्रॉपर्टी के तौर पर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल जो यूजुअली इस्तेमाल की जाती हैं थर्मल एक्सपेंशन के लिए, उसके लिए जो लिक्विड यूज़ किया जाता है दैट इज़ अ मरकरी और अल्कोहल यूज़ किया जाता है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखा जाता है। एक तो उसके जो मटीरियल है वो हीट करने पर इवनली जो है वो एक्सपैंड हो ताकि मेजरमेंट्स एक्यूरेट हो सकें। उसके साथ साथ वो मटीरियल जो है वो कंटेनर की दीवारों के साथ ना चिपके। फॉर एग्जांपल मरकरी जो है, ये मरकरी थर्मामीटर यहाँ पर दिखाया गया, आप देख सकते हैं इसके नीचे एक बल्ब है जिसके अंदर हम मरकरी को स्टोर करते हैं और उसके ऊपर जो वो कैलिब्रेशन हुई है, तो जब हम इसको यहाँ से हीट करते हैं तो ये मरकरी एक्सपैंड करती है और इस बारीक कॉलम के ऊपर चढ़ जाती है और जिससे हम जो रीडिंग्स है नोट कर सकते हैं। तो अगर ये मरकरी अपने कंटेनर की वॉल के साथ स्टिक हो जाए तो ऑब्वियसली जो रीडिंग्स है वो एक्यूरेट नहीं होंगी। तो इसीलिए दो जो बेस्ट मटेरियल इस्तेमाल होते हैं थर्मामीटर के लिए दैट इज मरकरी एंड अल्कोहल, जो लैब्स और क्लिनिकल थर्मामीटर्स में इस्तेमाल होते हैं। ओके जी, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर स्केल्स की। तो तीन जो टेम्परेचर स्केल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए। बट बिफोर गोइंग टू द टेम्परेचर स्केल्स, किसी भी टेम्परेचर स्केल को डेवलप करने के लिए दो पॉइंट फिक्स किए जाते हैं, दो फिक्स पॉइंट किए जाते हैं। एक को लोअर फिक्स पॉइंट कहा जाता है, एक को अपर फिक्स पॉइंट कहा जाता है। जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो वाला पॉइंट है जहां पर पानी जो है वो फ्रीज हो जाता है, पानी जम जाता है। जैसे अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी है वो जम जाता है, उसको लोअर फिक्स पॉइंट कहा जाता है या आइस पॉइंट कहा जाता है। इसी तरह वो पॉइंट जहां पर पानी बॉयल होना शुरू हो जाए उसको अपर फिक्स पॉइंट कहा जाता है या बॉयल पॉइंट जो स्टीम पॉइंट है वो कहा जाता है। तो इन्हीं दो फिक्स पॉइंट्स को लेकर जो तीन मेजर स्केल्स जो हैं वो डेवलप किए गए हैं। आइए वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्केल सबसे फेमस है दैट इज सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल। ये स्केल जो है वो एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर थे एंड्रियस सेल्सियस, उनके नाम पर है, उन्होंने ये इन्वेंट किया था। अब इसमें उन्होंने क्या किया था कि आइस पॉइंट को 0 डिग्री सेंटीग्रेड मार्क किया, जबकि जो स्टीम पॉइंट है उसको उन्होंने मार्क किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इनके दरमियान जो डिवीजन है वो 100 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया और हर एक डिवीजन जो है उसको 1 डिग्री या 1 सेंटीग्रेड कहा गया और इसको डिनोट किया जाता है इस तरह डिग्री सेंटीग्रेड से। तो ये सेंटीग्रेड है, यानी कि यहाँ पर लोअर फिक्स पॉइंट जो है, जो आइस पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर करते हैं, जो स्टीम पॉइंट है उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर करते हैं, और आइस और स्टीम पॉइंट के दरमियान 100 जो डिवीजन है वो की गई हैं और हर एक डिवीजन जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाती है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया था जर्मन फिजिसिस्ट थे डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यहाँ पर जो आइस पॉइंट है उसको मार्क किया गया है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि स्टीम पॉइंट को मार्क किया गया है 212 फ़ारेनहाइट, और इनके दरमियान जो डिवीजन्स हैं वो 180 पार्ट्स में की गई, 180 जो डिग्रीज है उनमें की गई, और हर एक डिवीजन को डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है और उसको डिनोट एफ से किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल। ये डिवाइस किया गया था विलियम थॉमसन या लॉर्ड केल्विन की तरफ से, और उनके नाम से इसको नाम दिया गया है और उन्होंने इसको एब्सोल्यूट स्केल डिक्लेयर किया था। अब इसमें जो आइस पॉइंट है उसको 273 केल्विन पे फिक्स किया गया, और जो स्टीम या बॉइलिंग पॉइंट है उसको 373 केल्विन पर फिक्स किया गया, और इसके दरमियान जो इंटरवल है उसको 100 इक्वल पार्ट्स में जो वो डिवाइड किया गया, और हर एक पार्ट को 1 केल्विन के साथ डिनोट किया गया जिसको के कहते हैं, और इसी स्केल को जो सिस्टम इंटरनेशनल है उसने अडॉप्ट किया हुआ है। इसमें इस स्केल के अंदर जो लोएस्ट टेम्परेचर है उस जो -273 डिग्री है उसको केल्विन 0 या एब्सोल्यूट 0 कहा जाता है। ये वो स्टेज है जहां पर किसी भी मैटर के तमाम जो पार्टिकल्स हैं, तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी मोशन बिल्कुल रुक जाती है, उसके जो पार्टिकल्स हैं बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। इस पॉइंट को एब्सोल्यूट 0 या केल्विन 0 कहा जाता है।
अच्छा जी, अब इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, ये जो तीन डिफरेंट स्केल्स हैं, अगर आपको एक स्केल से टेम्परेचर को कन्वर्ट करना पड़ता है किसी दूसरे स्केल के अंदर, वो आप कैसे कर सकते हैं? उसके लिए यहाँ पे एक जनरल जो फॉर्मूलेशन है, रिलेशन है, वो दिया गया है, जो यहाँ पे रिटन है। बड़ा आसान सा रिलेशन है। इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर ऑन वन स्केल, पहला स्केल उसका टेम्परेचर लिखेंगे और उसके साथ उसका आइस पॉइंट जो है वो उसके अंदर से माइनस कर देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन द फिक्स पॉइंट, कि उस स्केल में फिक्स पॉइंट के दरमियान कितने डिवीजंस हैं। इस तरह जो दूसरा स्केल जिसमें आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं वो आप यहां पर लिखेंगे और उसमें से उसका आइस पॉइंट माइनस करेंगे और उसके नीचे उसकी नंबर ऑफ डिवीजन लिखेंगे जो उसके फिक्स पॉइंट के दरमियान डिवीजन है। मैथमेटिकली देखें तो टी स्केल 1 माइनस टी आइस ओवर एन, और इधर से टी स्केल 2 माइनस टी आइस ओवर एन। ये मैथमेटिकली हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब कन्वर्ट करके देखते हैं इसको प्रैक्टिकली, इस फार्मूले को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसको कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट के दरमियान। आप सेंटीग्रेड से इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं फ़ारेनहाइट के दरमियान, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड माइनस जो उसका आइस पॉइंट कितना है 0, और सेंटीग्रेड में जो डिवीजंस कितनी होती हैं 100। इस तरह फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर माइनस उसका आइस पॉइंट होता है 32 और उसकी डिवीजन होती है 180, वो प्लेस करेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो जो हमारे पास लास्ट फार्मूला आ जाता है दैट इज गिवन बाय हियर। तो इसके अंदर से फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड की वैल्यूज पुट करके हम इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीग्रेड के अंदर। इसी तरह जो हम सेंटीग्रेड और केल्विन में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, सेम फार्मूला को इस्तेमाल करते वक्त हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है, जिसकी मदद से हम एक टेम्परेचर को केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है जिसमें सेम फार्मूलास को इस्तेमाल करके टेम्परेचर को कन्वर्ट करना दिखाया गया। ओके जी, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वो है थर्मल एक्सपेंशन। जैसे हम पीछे बात कर चुके हुए हैं कि एक यूनिक प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की कि जब उनको हीट अप किया जाता है तो उनकी शेप में, उनके वॉल्यूम में, उनकी लेंथ में चेंज आ जाता है, वो एक्सपेंड कर जाती हैं। इसको हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं कि जब उस मटेरियल को हीटअप किया जाए और वो एक्सपैंड कर जाए या कॉन्ट्रैक्ट कर जाए जब ठंडा करने पर। जिस तरह हीटिंग पर वो एक्सपैंड करते हैं सब्सटेंस, उस तरह उसको कूल करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। इसको थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। अब ये थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है और गैसेस में भी होती है। अब वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड या गैसेस में जो एक्सपेंशन है वो किस तरह से होती है। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर जो एक्सपेंशन है वो तीन तरह से होती है। फर्स्ट इज एक्सपेंशन इन लेंथ, जिसको हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। सेकंड इज एक्सपेंशन एरिया, जिसको सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। और उसके बाद आ जाती है जी एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, जिसको वॉल्यूम आर क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। तो जिस तरह टेम्परेचर सॉलिड में रेज होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं लार्जर डिस्टेंस पर। जब वो लार्जर डिस्टेंस पर वाइब्रेट करते हैं तो उस इंक्रीज एम्पलीट्यूड की वजह से उसका जो साइज है या उसमें जो एक्सपेंशन है वो इंट्रोड्यूस हो जाती है। अब वन बाय वन हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन और क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन को वन बाय वन देखते हैं, इनको कैलकुलेट करते हैं कि इनमें जो चेंजेस हैं वो कैसे आती हैं। चलिए फर्ज कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन की। फर्ज करें जी हमारे पास एक लीनियर रॉड है जिसकी जो लेंथ है वो L0 है और इसका इनिशियल जो टेम्परेचर है वो T0 है। फिर हम इसको हीट करते हैं, इसका टेम्परेचर पहुंचा देते हैं जी T पर, और इसकी जो लेंथ में चेंज आता है वो LT हो जाती है और चेंज इन लेंथ क्या आता है जी डेल्टा L आता है। अब ये जो चेंज इन लेंथ है, ये चेंज इन लेंथ डिपेंड करती है कि आप टेम्परेचर को किस तरह से चेंज करते हैं। अगर टेम्परेचर में चेंज ज्यादा आएगा तो ऑब्वियसली लेंथ में भी चेंज ज्यादा आएगा। अगर टेम्परेचर में चेंज कम आएगा तो लेंथ में भी चेंज कम आएगा। तो दैट इज व्हाई वी कैन राइट डेल्टा L इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। उसके बाद सेकेंडली जो चेंज इन लेंथ है इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द ओरिजिनल लेंथ, कि ओरिजिनल लेंथ कितनी थी। अगर एक लंबी रॉड हमने ली है तो उसमें जो चेंज है वो भी ज्यादा आएगा। अगर हम इनिशियली ही एक स्मॉल रॉड ले रहे हैं तो उसमें चेंज भी उतना ही कम आएगा। तो सेकंड जो यहाँ पे हम रिलेशन लिख सकते हैं वो ये है कि चेंज इन लेंथ जो है इट ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। सो हमारे पास दो रिलेशन है जिनको हम यहाँ पे कंबाइन करके लिख रहे हैं, दैट इज
डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करेंगे तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा अल्फा। ये जो अल्फा यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, कि ये लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट कहलाता है और इसका जो यूनिट है वो पर सेंटीग्रेड या ऐसा यूनिट के लिए पर केल्विन होता है। अब हमें पता है कि डेल्टा एल कैसे हम लेते हैं, ओरिजिनल लेंथ माइनस जो फाइनल लेंथ है, तो इसलिए हम डेल्टा एल की जगह पे लिख देंगे एल नॉट माइनस एल टी अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, और यहां से हम एल नॉट को इस तरफ ला के एल नॉट कॉमन ले लें तो हमारे पास जो फाइनल लेंथ है उसका फॉर्मूला यहां पर आ जाता है। अब हमें यह भी पता है कि यहां पर जो डेल्टा टी है इट इज ऑल्सो चेंज इन द टेम्परेचर टी माइनस टी नॉट। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करें तो हमारे पास जो थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है उसके लिए फॉर्मूला आ जाता है अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। तो इस तरह से हम किसी एक स्पेसिफिक मटेरियल का जो थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं जो स्पेसिफिकली किसी एक मटेरियल का होता है। अब इस यहाँ पर एक टेबल के अंदर इस कुछ मटेरियल्स के जो कोएफिशिएंट है वो गिवन है, वो आगे टेबल है हम उसको देखेंगे। अच्छा यहाँ पर एक एग्जांपल है जो इस फॉर्मूला की एक प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दी गई है। क्वेश्चन क्या है जी, एक स्टील है और उसका थर्मल कोएफिशिएंट एक्सपेंशन यहाँ पर गिवन है। बेड ऑफ सस्पेंशन ब्रिज इज 200 मीटर लॉन्ग, उसकी लेंथ दी गई है, उसका टेम्परेचर दिया गया है। कहते हैं उसको हीटअप किया जाता है जी -5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में चेंज आता है टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहते हैं कि कितना वो कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड होगा। तो यहां पर देखिए ओरिजिनल लेंथ गिवन है 200 मीटर्स, जो कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है वो भी गिवन है, रेफरेंस टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो चेंज इन टेम्परेचर के लिए इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दिया गया है। तो इन सारी वैल्यूज को पुट करके चेंज इन लेंथ पता कर सकते हैं कि चेंज इन लेंथ क्या है। ओके जी, ये था हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम या क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन की। उसके लिए कंसीडर करें आपके पास एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट है, वी नॉट उसका इनिशियल वॉल्यूम है और उसको आप हीट करते हैं किसी सर्टेन टेम्परेचर, उसका इनिशियल टेम्परेचर जो था वो टी नॉट था, उसको आप हीट करते हैं उसका फाइनल टेम्परेचर जो है वो टी हो जाता है। अब इसका जो वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुई है, जो वॉल्यूम इसका एक्सपैंड हुआ है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर में चेंज किया जैसे हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में किया था, और ऑल्सो उसके ओरिजिनल वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा आएगा तो वॉल्यूम में जो चेंज है वो भी ज्यादा आएगा। इसी तरह अगर ओरिजिनल वॉल्यूम ज्यादा है तो उसमें चेंज भी ज्यादा आएगा। तो अगेन इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करें तो हमारे पास यहाँ पे कोएफिशिएंट आ जाएगा गैमा, और इसको हम इस कोएफिशिएंट को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, कि ये वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है। इसका यूनिट अगेन पर सेंटीग्रेड या पर केल्विन ही होगा। यहां से अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास जो गैमा की वैल्यू है, जो वॉल्यूम का थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है, उसकी वैल्यू आ जाती है डेल्टा वी और वी नॉट डेल्टा टी। ये हमारे पास थर्मल वॉल्यूम जो कोएफिशिएंट है वो होगा। अच्छा, यहाँ पर एक जनरल रूल है कि सॉलिड जब हीट अप किए जाते हैं तो उसमें जो एक्सपेंशन है वो उसकी तीनों डायमेंशंस में एक जैसा होता है। ऐसा नहीं है कि अब अगर आप एक साइड पे उसको हीट कर रहे हैं तो उस साइड पे एक्सपेंशन ज्यादा होगा, उसकी बाकी साइडों पर एक्सपेंशन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। जब हम किसी सॉलिड मटेरियल को हीट अप करते हैं तो उसमें जो चेंज इन टेम्परेचर है वो तीनों डायमेंशंस में जाता है, तो इसलिए उसमें जो एक्सपेंशन है वो भी तीनों डायमेंशंस में एक साथ ही होती है। दैट इज वाई जो हमारा गैमा होता है, गैमा होता है ये 3 टाइम्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, कि लीनियर एक्सपेंशन जो वो एक साइड पर है, लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वो चूंकि तीनों साइड पर हो रही होती है, इसलिए हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है वो 3 टाइम्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है। देखिए इस टेबल के अंदर सॉलिड्स का जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट और जो वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है उनकी वैल्यूज गिवन है। इस तरह कुछ फ्लूइड्स की भी जो वैल्यूज
जो है वो गिवन है। अब फ्लूइड्स में चूंकि सिर्फ फ्लूइड की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, ये जिस भी कंटेनर में डाले उसी की शेप इख्तियार कर लेते हैं, इसलिए फ्लूइड में सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन ही होता है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि अगर आप किसी डिस्क के अंदर कुछ होल्स करके उसको हीट करते हैं तो क्या इसके होल्स भी एक्सपैंड होंगे या नहीं होंगे। तो एक जनरल परसेप्शन ये है कि जब हम इसको हीट करेंगे मटेरियल एक्सपैंड होगा तो इसके होल जो है वो नैरो हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, चूंकि जो हमने बात आगे की है कि मेटल के अंदर जब मेटल को हम हीट करते हैं तो उसकी तीनों डायमेंशन में इसकी एक्सपेंशन होती है, तो इन होल्स के अंदर वाला मटेरियल भी एक्सपैंड होगा, इसलिए इसके जो होल्स हैं वो भी एक्सपैंड हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे एक और एग्जांपल है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लिक्विड्स की चूंकि कोई शेप नहीं होती, इसलिए इसमें लीनियर एक्सपेंशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये चूंकि एक कंटेनर में इनक्लोज होता है और हम उस कंटेनर को हीट करते हैं तो हमारे पास जो उसका सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ही होती है, इसलिए हम उसके वॉल्यूम की एक्सपेंशन को ही नोट करते हैं। अब चूंकि लिक्विड को डायरेक्ट हीट नहीं किया जा सकता, ऑब्वियसली वो किसी ना किसी कंटेनर में होगी, तो कंटेनर को भी हम हीट करते हैं। जब हम कंटेनर को हीट करेंगे तो एक तो उस कंटेनर में भी एक्सपेंशन आएगी और लिक्विड में भी एक्सपेंशन आएगी, जिसकी वजह से इसका जो रियल और अपीरेंट एक्सपेंशन है वो डिफरेंट होती है। यानी कि एक उसकी रियल एक्सपेंशन होती है और एक उसकी जो अपीरेंट एक्सपेंशन होती है। तो रियल एक्सपेंशन कौन सी होती है? रियल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड दैट टेक प्लेस ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर इज कॉल्ड द रियल एक्सपेंशन। के वॉल्यूम, जो लिक्विड का वॉल्यूम है उसमें जो चेंज आ रहा है उसको हम रियल एक्सपेंशन कहते हैं। बट अपीरेंटली चूंकि कंटेनर भी एक्सपैंड हो रहा होता है तो उसमें भी डिफरेंस, उसकी वजह से भी कुछ डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे ये थोड़ा सा विजिबल नहीं है। फर्ज करें ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर जो लिक्विड का लेवल है वो ये है, ये ए है, ये जो लेवल है ये ओरिजिनल हमारा लेवल है जिसको हम ए कहते हैं। उसके बाद हम क्या होता है, हम इस वेसल को हीट करना शुरू करते हैं। अब जब वेसल एक्सपैंड होगी, जब ये वेसल एक्सपैंड होगी तो इसमें जो लिक्विड है उसका जो लेवल है वो ड्रॉप हो जाएगा। ऑब्वियसली जब वेसल एक्सपैंड होगी तो वेसल के एक्सपैंड होने से जो लिक्विड का लेवल है वो ड्रॉप हो जाएगा। लेट से हम उसको बी कह देते हैं। अब जब वेसल हीट अप हो चुकी है तो अब टेम्परेचर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा लिक्विड के अंदर, तो अब लिक्विड राइज करना शुरू करेगा। तो अब लिक्विड जब राइज होगा वो पहुंच जाएगा सी के ऊपर। तो अपीरेंट एक्सपेंशन ये लगेगी कि जैसे ये यहां से ए से सी तक चेंज आया है, ए से सी तक जो है वो चेंज आया है। बट एक्चुअली अगर आप रियल एक्सपेंशन देखना चाहते हैं तो वो आपकी एक्सपेंशन बी से सी तक हुई है, इसको हम रियल एक्सपेंशन कहते हैं। और रियल एक्सपेंशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको अपीरेंट में जो रियल में से जो अपीरेंट है उसको माइनस करेंगे, फिर आपके पास जो ओरिजिनल एक्सपेंशन है वो लिक्विड की आएगी। तो अब आप उसके कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन जो है गैमा आर है उसको कैसे निकाल सकते हैं, उसके फार्मूला यहाँ पे गिवन है कि रियल इंक्रीज इन द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय राइज इन टेम्परेचर। ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन है। इस तरह जो कोएफिशिएंट ऑफ अपीरेंट एक्सपेंशन है उसका फार्मूला भी यहाँ पर दिया गया, दैट इज गैमा ए, इट इज इक्वल टू अपीरेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय राइज इन टेम्परेचर। तो ये वो दो फार्मूलाज हैं जिसकी मदद से आप अपीरेंट जो थर्मल एक्सपेंशन है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है, और जो रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन है उसके कोएफिशिएंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो एसोसिएट होता है पानी की एक्सपेंशन के साथ, वाटर एक्सपेंशन के साथ, जिसको हम अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहते हैं। अब होता जो है कि लिक्विड जो है वो यूजुअली 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो एक्सपैंड करते हैं, उसके बाद वाटर की जो एक्सपेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। यानी कि अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब उसको हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। 0 से 4 तक जब आप उसको हीट करते हैं तो 0 से 4 तक उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि 0 से 4 के दरमियान उसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा हो जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड उसके बाद तेजी से बनते हैं, जिसकी
जिसकी वजह से डेंसिटी डिक्रीज होती है और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और यही वजह है जो आइस है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। ओके जी, अगेन एक यहाँ पर और एग्जांपल है जिसके अंदर सिर्फ सिंपल वैल्यूज पुट करने से आप इसकी जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो इस थर्मल एक्सपेंशन है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेलवे लाइंस हैं उनमें इसका एक्सपेंशन आप देख सकते हैं कि जो रेलवे लाइंस होती हैं उनमें इस तरह से जॉइंट रखे जाते हैं कि उनके मूवमेंट की स्पेस हो। उसकी वजह यह है कि जब रेलवे लाइंस जो है वो हीटअप होती हैं समर के दौरान, तो उनके दरमियान अगर गैप्स ना रखा जाए तो वो ट्रैक्स जो है वो टेढ़े हो जाएंगे ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। इस वजह से जो रेलवे ट्रैक्स उनके दरमियान गैप रखा जाता है ताकि जब थर्मल एक्सपेंशन हो तो वो इजीली मूव कर सके और ट्रैक जो है वो डैमेज ना हो। इसी तरह अगर किसी जैम का कैप जो है, मेटल कैप किसी ग्लास जार के ऊपर टाइटली क्लोज है, आप उसको खोल नहीं पा रहे, तो आप उस मेटल कैप को गर्म पानी के नीचे से गुजारें तो होगा क्या, गर्म पानी गिरने से वो मेटल कैप थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा और उसको खोलना जो है वो आसान हो जाएगा। इस तरह जो ट्रांसमिशन लाइन, बिजली की लाइन, बिजली के खंभे के ऊपर जो लाइन होती है, आप देखते हैं कि उसमें एक झोल होता है, वो थोड़ी सी उसके अंदर लचक रखी जाती है। उसकी वजह यही है कि जब विंटर में वो फैले तो वो नीचे की तरफ लटक जाए, और जब सर्दियों में वो सिकुड़ती हैं तो उनमें इतनी लचक हो कि वो टूटे नहीं और उनमें थोड़ी सी वो मूवमेंट की स्पेस बाकी हो। इस तरह जब एक्सल के ऊपर जो शाफ्ट के ऊपर जब बेरिंग चढ़ाया जाता है, उस शाफ्ट को लिक्विड नाइट्रोजन पर -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है, जिससे वो शाफ्ट जो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और जो बेरिंग है उसको इजीली इसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है, और जब वो शाफ्ट दोबारा ओरिजिनल टेम्परेचर पर आती है तो वो एक टाइट जो ज्वाइंट है वो टाइट सील देती है उस बेरिंग के साथ। इस तरह जो आयरन रिंग है, लकड़ी के पहियों के ऊपर जो टांगे जब चलते थे उसके लकड़ी के पहियों के ऊपर जो आयरन रिंग चढ़ाया जाता था, तो आयरन रिंग को गर्म किया जाता था, गर्म होकर फैल जाता था। जब फैल जाता है तो हम उसको लकड़ी के व्हील के ऊपर रख देते हैं, वो उसमें फिट होता है, और जब वो ठंडा होता है तो उसको टाइटली जो वो ग्रिप कर लेता है। इस तरह जो ब्रिजेस के जॉइंट्स होते हैं उनके दरमियान, क्योंकि ब्रिज जो है वो स्टील उसकी तैयारी के दौरान उसके अंदर जो है वो जो स्टील बार्स है वो यूज की जाती हैं, तो गर्मियों के अंदर जब वो स्टील बार एक्सपैंड करती हैं तो इसलिए ब्रिजेस के दरमियान जॉइंट्स रखे जाते हैं, उसमें स्पेस रखी जाती है ताकि ब्रिजेस जो है वो कोलैप्स ना करें, इजीली एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट हो सकें। इसकी एक और बड़ी जबरदस्त मिसाल है बाई मेटालिक स्ट्रिप। बाई मेटालिक स्ट्रिप क्या होती है, इसके अंदर हम दो डिफरेंट मेटल की स्ट्रिप को आपस में इस तरह ज्वाइंट कर देते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली मूव ना कर सकें। अब उनमें फॉर एग्जांपल जैसे कॉपर और आयरन है, तो कॉपर के अंदर जो एक्सपेंशन है वो आयरन की निस्बत ज्यादा होती है, तो जब हम उसको हीट करते हैं तो हीट करने से जब कॉपर एक्सपैंड होगा तो वो आयरन बार को बेंड कर देगा, और एज अ रिजल्ट वो बार जो वो इस तरह बेंड हो जाएगी। इसका बहुत सारे जो सर्किट ब्रेकर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दैट्स इट फॉर द सेशन। यहाँ तक हमने जो थर्मल एक्सपेंशन और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको डिटेल से पढ़ा है। इस चैप्टर का जो बाकी हिस्सा है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।